नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम में, जैसे कि रेलवे हुआ, यूपी पुलिस और होम गार्ड और टेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के हर एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है वन्यजीव अभयारण्य से। तो दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके माता पिता कैसे हैं और आप लोग कैसे हो, तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो दोस्तों, हम आज आपको लेके चलें वन्यजीव अभयारण्य की तरफ। तो दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित करने के लिए हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये दोस्तों पर्यावरण का ही टॉपिक है। अगर हम बात करें कि वन्य जीवों को आरक्षित करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत ही सारे हमारे आसपास ऐसे जीव थे जो कि देखते देखते ही विलुप्त हो गए। अब इनको विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक पहल शुरू की थी 1972 में। क्या मेरी दोस्त बात समझे? यानी वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षण अधिनियम जो है वो 9 सितंबर 1972 को सरकार ने इसको अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं दोस्तों? 6 अनुसूचियां। बात करेंगे 6 अनुसूची की। तो दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 के तहत इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो राष्ट्रीय उद्यान 106, 107 है। कुछ स्रोतों में 106 है, कुछ स्रोतों में 107 है, लेकिन अभी हम 106 और 107 कंप्लीटली बात करें तो 105 ही है। 106 और 7 ये दोनों अभी बन रहे हैं। ठीक है जी। अब बात करें वन्यजीव अभयारण्य, तो वन्यजीव अभयारण्य टोटल है 573। ठीक है जी। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो टोटल हमारे 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है जी। अब हम इसी को आगे बढ़ाएं। अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना, इसके अंतर्गत क्या है? सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना। ये क्षेत्र जानवरों के लिए ही नहीं, जानवरों के साथ साथ पर्यावरण में मानव के बेहतर संतुलन को बढ़ावा देते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है जी। अगर हम इसी को बात करें दोस्तों, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। ठीक है जी। अब यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो 13 है। ठीक है। अब हम बात करें पहला बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 का। अगर पूछा जाए पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप बोलेंगे नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा बायोस्फीयर की अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो दोस्तों कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बात करें है कहाँ पे, तो ये दोस्तों गुजरात में है। ये जंगली गधे के लिए और फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। चलिए अब हम देखें आगे। ये हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 18। ठीक है। कौन कौन से हैं? 1988 में नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा नोकरेक मेघालय में है, और 1989 में मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार में, अचनकुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद अगस्त्य माला की बात करें तो वो केरल में है, और तमिलनाडु। कच्छ के रण की बात करूँ तो गुजरात में है। इसके बाद अगर हम सिमलीपाल उड़ीसा में है, और डिब्रू सखैवा 1997 में स्थापना हुई जो कि असम में है। देहांग देवांग 1998 अरुणाचल प्रदेश की में अगर बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी 1999 जो कि स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में खंग चेदांग जो है उसकी स्थापना 2000 में हुई है, सिक्किम में है।
कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, और शेखचलम आंध्र प्रदेश में है। पन्ना 2011 में जिसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 18 जो कि आपके सामने ये रहे। इसके बाद हम बात करें अगर परियोजनाओं की, तो जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम है वो 1973 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बस एग्जाम के ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। बाघों की गणना करने की अगर बात करें तो बाघों की गणना करना इसी के अंतर्गत आता है, और बाघों की निगरानी करना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, और संरक्षण की नीतियाँ बनाना यानी बाघों के संरक्षण की नीतियाँ बनाना इसके अंतर्गत है। ठीक है जी। हम दूसरा अगर करें हाथी संरक्षण अधिनियम की बात करें तो फरवरी 1992 में इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम में हाथी को 2010 में राष्ट्रीय पशु विरासत घोषित किया गया। ठीक है जी। अब बात करें मगरमच्छ परियोजना तो 1975 में हुई है। ठीक है जी। अब हम इसी आगे बात करें गिद्ध संरक्षण परियोजना जो कि 2006 में किया गया। आपके आसपास बहुत सारे पहले गिद्ध होंगे, अब वो देखने को नहीं मिलते होंगे। उनका कारण क्या है? उन गिद्धों को बचाने के लिए सरकार ने 2000 में संरक्षण परियोजना लागू की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही था कि विलुप्त हो रहे जो गिद्ध थे उनको बचाना और उनको बढ़ाना। यह योजना हरियाणा के जो पिंजौर हैं गिद्धों का प्रजनन इसमें और संरक्षण भोजन में जहरीले तत्वों का शोध किया जाता है, और जो गिद्धों के भोजन में जहरीले तत्व शोध होते हैं उनको सुनिश्चित करता है कि अपनी रोक लगा दी जाए। अगर हम बात करें यूपी में महाराजगंज में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है जी। अगर हम बात करें गिद्धों के विलुप्त होने का कारण क्या है, तो दोस्तों जो गिद्ध विलुप्त हुए उनका कारण है, पहले टेबलेट आती थी डाइक्लोफेनाक जो कि जानवरों के दर्द और दूध को बढ़ाते थे, वो दवा दी जाती थी जानवरों की, और तो कई जानवर क्या होते थे उस दवा के बीमार चलते हुए ख़त्म हो जाते थे, और ख़त्म होते जब वो खुले में डाल दिए जाते थे गिद्ध उनको खाते थे, और गिद्ध को खाने की वजह से वो गिद्ध ख़त्म हो गए। तो शोध में पाया गया है कि डाइक्लोफेनाक जो दवा है उसका मूल कारण बताया गया। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लिख लेना, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें अगर गंगा डॉल्फिन परियोजना जो है वो 2009 में लॉन्च करी गई। इसके अब इसमें क्या है दोस्तों, गंगा व सिंधु नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन को बढ़ाने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे अगर बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है, ये स्तनधारी जीव है। ठीक है जी। अगर 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया। ठीक है जी। अब हम बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में ये पाई जाती है। क्या मेरी बात समझ गए ना? गंगा डॉल्फिन परियोजना 2009 में इसकी शुरुआत करी गई, और ये गंगा और सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उनको संरक्षण के लिए। ठीक है जी। अब इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को, ये स्तनधारी जीव है। ठीक है जी, ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करें आगे अगर हम बात करें दोस्तों इसके कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग दोस्तों देखते ही देखते गायब होने लगे, तो उनकी परियोजना 1970 में की गई। उत्तराखंड के केदारनाथ वन अभयारण्य से शुरू हुई कस्तूरी मृग की दोस्तों अगर परियोजना की शुरुआत करें तो आप बोलेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ से। ठीक है जी। उसके बाद इसके प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे कुफरी हिमाचल प्रदेश में, चामोली अल्मोड़ा उत्तराखंड आदि जगह पे प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है जी। अब हम बात करें एक एक करके राष्ट्रीय उद्यानों में, अगर बात करें एक एक करके हम समझेंगे राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम दोस्तों बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो आज तक जनवरी 2026 तक 106 107 राष्ट्रीय उद्यान शोध में हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में हैं। अब यही हम बात करें 1970 में केवल और केवल अगर 1970 में अगर बात करें तो भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, और ये अप्रैल 2025 तक
राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 हो गई। भारत के संपूर्ण भूभाग क्षेत्रफल में 1.35% भाग पर तो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी दोस्त, ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, समझते हैं दोस्त राष्ट्रीय उद्यान। अगर राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्त हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझो जो पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहला और ओल्ड यानी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अब बोलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद हम अगर बात करें, यह भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने वाला पहला पार्क है। ठीक है दोस्त। अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। अब हम बात करें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो बोलेंगे साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसके बाद नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम का जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाला गैंडा की अगर दोस्तों बात करें तो ये काजीरंगा असम में पाया जाता है। एशियाई शेर अगर बात करें, एशियाई शेर की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है भाई। अब हम चले आगे। आगे अगर बात करें दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं तो दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है नागरहोल के बारे में, नामदफा दुनिया का तैरता हुआ पार्क और बांदीपुर मानस इत्यादि टाइगर रिजर्व यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगर बात करें हम ये यूपीएससी में यूपीएससी की अगर बात करें दोस्तों, सॉरी एसएससी की बात करें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और तैरता हुआ पिन पैली नेशनल पार्क और नागरहोल ये एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी एसएससी में पूछा गया हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी रेलवे की बात करें तो रेलवे में कौन कौन से, रेलवे में आरआरबी और एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं वो भारत का पहला नेशनल पार्क पूछा गया है दोस्तों। क्या? भारत का पहला नेशनल पार्क और एक सींग वाला गैंडा और गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया दोस्तों, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में करवा दिया है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करें अगर और आगे यूपी एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछा गया है दोस्तों, तो यूपी एग्जाम की अगर बात करें जो यूपी टेट में 4 बार गिर राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। कहाँ से पूछा गया है? यूपी टेट में 4 बार गिर राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया। यही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में दुधवा नेशनल पार्क से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अदर और वन्य जो अभ्यारण्य है उनसे पूछा गया, वो हम आगे करवा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद करें यूपी SSSC में तो दुधवा, काजीरंगा और केबुल लामजाओ के बारे में पूछा गया है। ठीक है। अगर यूपी PCS की बात करें तो उद्यानों की विशेषताओं से पूछे गए हैं। और वो कौन कौन पूछे गए हैं तो दुधवा पूछा गया है और वन्य विहार जैसे कि चंद्रबाग इत्यादि के बारे में विस्तृत पूछा गया है। ठीक है। यूपी SI में अगर बात करें दोस्तों तो यूपी SI में जिम कॉर्बेट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर इत्यादि पूछे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम समझ गए होंगे ना कि किस एग्जाम में किस टाइप के राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य से पूछे गए हैं। ठीक है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हम 106 107 पूरे के पूरे नहीं पढ़ेंगे, तैसे 11 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे जो कि हम एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है तो ये दोस्तों हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो स्थापना इसकी होती है 1936 में। 8 अगस्त 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है। ठीक है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम यही अब बात करें ये फेमस किसके लिए है? बंगाल के टाइगर के लिए। ठीक है जी। अब हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1905 में इसकी स्थापना होती है और ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित होता है 11 फरवरी 1974 को। ठीक है बच्चे। अब हम बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान की। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है
गुजरात में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास यह राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 सितंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें दोस्तों, आगे दोस्तों हम बात करें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना 4 मई 1984 को हुई थी। इसके बाद में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें हम, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और बाघों और बारहसिंगा के लिए बहुत फेमस है। इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1 जून 1955 को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को। ठीक है भाई, ये चीज़ें आप बात समझ रहे होंगे ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई। हाथी और बाघों के लिए फेमस है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो बात करेंगे केरल। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों होता है मध्य प्रदेश में है, जो बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में। कब दोस्तों, 1993 में। ठीक है भाई, अगर अगली हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई में, यूपी पीसीएस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघों और बारहसिंगा के लिए फेमस है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये 1977 में इसकी स्थापना होती है और 1987 से 88 में ये दोस्तों रिजर्व के रूप में घोषित हुई, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुई। अब इसमें बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में नदी कौन कौन सी है, तो मोहना और सुनहली नदी। कौन दोस्तों, मोहना सुनहली नदी इसमें प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर ये चीज़ें समझ गए हम लोग, और अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। आगे कर बात करें हम 10वां नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की अगर दोस्तों बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें दोस्तों क्या है, और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों चांगलांग जिले में। कहाँ पे, चांगलांग जिले में। इसकी स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। नदी कौन कौन सी है, तो दोस्तों नोवा और दोहिंग नदी इसमें प्रवाहित होती हैं। ठीक है जी, इसके बात करें अगर हम दोस्तों फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। एक दोस्तों और लिख लो, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, काबुल, कौन सा लिख लो दोस्तों, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों मणिपुर में है 1977 में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क की अगर बात करें तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम बात करें दोस्तों इससे आगे दोस्तों बात क्या करें, पश्चिम बिहार। क्या दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बिहार की। अगर दोस्तों हम बात करें तो पश्चिम बिहार से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैंने लिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ही। सबसे पहला दोस्तों अगर हम बात करें नवाबगंज पश्चिम बिहार। कौन सा दोस्तों, नवाबगंज पश्चिम बिहार की अगर दोस्तों हम बात करें तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, तो आप बोलेंगे दोस्तों उन्नाव में। कहाँ है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार को और चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को आज़ाद चंद्रशेखर नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम बात करें यहीं पे लाख बहौसी पश्चिम बिहार, तो लाख बहौसी पश्चिम बिहार कहाँ है, तो आप बोलेंगे कन्नौज में। कहाँ पे दोस्तों, कन्नौज में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम बखीरा अभयारण्य की, तो बखीरा अभयारण्य है दोस्तों संत कबीर नगर में। अब यही हम बात करें पटना पक्षी अभयारण्य की, तो ये है दोस्तों एटा में। कहाँ है, अब यही हम बात करें आगे शेखा झील की दोस्तों। शेखा झील में अलीगढ़ का ये प्रसिद्ध बिहार पश्चिम बिहार है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे
आगे दोस्तों बात करते हैं हम सांडी पक्षी अभयारण्य। किसकी दोस्तों? सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये कहाँ पे है? तो हरदोई। कहाँ है दोस्तों? हरदोई, जो कि दहर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में ओखला पक्षी अभयारण्य। जो ओखला पक्षी अभयारण्य हमारा नोएडा में है। कहाँ पे है दोस्तों? नोएडा में। ठीक है भाई। अब हम इसी के आगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आगे दोस्तों हम बात क्या कर लें, थोड़ी सी एक चीज़ और नोट कर लो। एक वन्यजीव अभयारण्य थोड़ी सी नोट कर लो दोस्तों, डालमा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा दोस्तों? डालमा। डालमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डालमा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। दूसरा हम लिखेंगे चंद्रप्रभा। क्या लिखेंगे? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। क्या दोस्तों लिखेंगे? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि दोस्तों कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे चंदौली, जो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके बाद में इसी के साथ साथ लिख लेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, बिजनौर और अमरोहा में है। एक और लिख लेंगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि मिर्जापुर सोनभद्र में है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हम समझ गए होंगे ना। चलिए दोस्तों, ये चीज़ हम समझ गए हैं। अब हम दोस्तों मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू। और दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, मेरा कहना बस ये है कि जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए।